नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर आज हम सीधी बातचीत करने वाले हैं सिवान भाजपा की प्रमुख महिला नेत्री अनुराधा गुप्ता जी से। अनुराधा गुप्ता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सिवान भाजपा की जब भी चर्चा होती है और महिला नेतृत्व की बात होती है तो आपका नाम सबसे पहले उभर कर आता है। आप सिवान नगर परिषद की अध्यक्ष रही हैं। आपका प्रशासनिक अनुभव बहुत ही बेहतर रहा है। आप एक सफल अध्यक्ष मानी जाती हैं, सभापति मानी जाती हैं सिवान नगर परिषद क्षेत्र की, और फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी की सिवान की वरीय उपाध्यक्ष हैं। और इस नाते पूरे सिवान जिले में आपका सघन प्रवास होता है, पार्टी के काम से दिन रात लगी रहती हैं। इस बार जो संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं उस चुनाव में आप जिला की प्रमुख महिला नेत्री के नाते सिवान लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का जो सिवान का क्षेत्र है, सिवान जिले का क्षेत्र है, उस पर लगातार आपने दौरा किया है और मतदाताओं से संवाद स्थापित किया, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया, और अब गोरियाकोठी विधानसभा की प्रभारी भी थी। इस नाते आज हम चुनाव के अनुभवों के बारे में अनुराधा जी से बात करेंगे। अनुराधा जी, सिवान डायलॉग पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। यह चुनाव माना जाता है कि अगर मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के वोट से आएंगे, ऐसा मीडिया के द्वारा यह आकलन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है सिवान के मामले में? देखिए, चूंकि मैंने भी कई चुनाव का दौरा किया है, लेकिन ये चुनाव मेरे लिए काफी अलग अनुभव दे के गया। मैंने हम लोग जब भी पंचायत में जाते थे, खास करके गांव वाला जो क्षेत्र है, उसमें महिलाओं से मिलने पे कुल हम लोग का जो अपना अनुभव रहा, उसमें ये लगा कि मातृशक्ति के लाडले हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो चलाई, जिसमें उज्ज्वला योजना है, अभी जो खाद्यान्न फ्री महिलाओं को मिल रहा है, इससे महिलाएं काफी उत्साहित हैं। महिलाओं के जाने पे और उनसे मिलने पे और ये बताने पे कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए प्रणाम भेजा है और हम लोग भाजपा के उम्मीदवार के लिए आए हैं, तो वो इतना उत्साहित हो जाती थी। और उनका एक ही शब्द होता था कि जो हमरा के जियावता खियावता ओकरे के हमनी के वोट देम सन। हमनी लगे केहू आई ओकरा के हमनी के वोट ना देम सन, हमनी के माननीय प्रधानमंत्री जी के ही वोट देम सन, कमल के ही वोट देम सन। तो ये उत्साह सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिला। पुरुष वर्ग भी प्रधानमंत्री जी के कार्यकलाप से काफी उत्साहित थे, प्रभावित थे, लेकिन उससे ज्यादा हमारी मातृशक्ति में ये चीज देखने को मिला। मुझे लगा कि अगर इस बार प्रधानमंत्री जी 400 पार का आंकड़ा लाते हैं या विशाल बहुमत से जीतते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी अगर होगी तो हमारी मातृशक्ति का होगी। हम सिवान लोकसभा के विषय में चर्चा करेंगे। सिवान लोकसभा का चुनाव माना जा रहा था काफी कठिन चुनाव है, और आपने सिवान के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया, विशेषकर सिवान नगर का क्षेत्र जो आपका कार्यक्षेत्र भी रहा है। आप यहाँ की नगर की सभापति रही हैं, सिवान मुख्यालय में ही रहती हैं। तो सिवान नगर की बात अगर हम करें, थोड़ा सा उसको और विस्तारित करते हैं, सिवान विधानसभा की बात करते हैं, तो कैसा रहा है यह चुनाव? क्या एनडीए प्रत्याशी सिवान विधानसभा क्षेत्र, विशेषकर नगर के क्षेत्र से चुनाव जीत रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चूंकि मेरा जन्म भी सिवान की धरती का ही है और आपके सटे 9 किलोमीटर पचरुखी है, वहाँ मेरा मायका हुआ और सिवान में ही मेरा पालन पोषण और सब कुछ मेरा सिवान में हुआ और मेरी शादी भी सिवान में हो गई। तो इसलिए मुझे सिवान के बारे में ज़्यादा अनुभव है और मैं लगातार 17 सालों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी हूँ और कई दायित्वों में मैं रही हूँ, इसलिए मुझे लगातार लोगों से मिलने का मौका मिलता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगा कि सिवान की जनता भाजपा के लिए हमेशा उत्साहित रहती है। सिवान के जनता खास करके नगर क्षेत्र में जो भी यहाँ लोग निवास करते हैं, उनके मन में भाजपा बसी हुई है, क्योंकि भाजपा के सरकार जब भी रहती है तो यहाँ के व्यवसायी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं
और शांतिपूर्ण तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो और दूसरी बात कि इस बार सिवान में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच महिला प्रत्याशी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा भेजा गया था। बहुत तरह की आलोचनाएं भी थी, लेकिन उस आलोचनाएं के साथ मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और विधानसभा में जो महिलाओं को आरक्षण की घोषणा जो की है, उसका मुझे लगता है साक्षात उदाहरण विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हमारे बीच थी। और थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन मुझे लगता है उससे हरास होने की ज़रूरत नहीं है, खास करके हमारे महिला वर्ग को। मैंने देखा है कि जब भी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है तो वो निश्चित अपने क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, पुरुषों के मुकाबले वो ज़्यादा काम की हैं और ईमानदारी पूर्वक की हैं। और आप अगर पीछे जाएंगे तो हमारी दादी, हमारी माएँ, मुझे लगता है साक्षर भी वो नहीं होती थी, फिर भी घर काफ़ी अच्छा से संभालती थी। और घर में जो 8-10 सदस्य होते हैं, सबका मनोदशा अलग होता है और सबको ले करके और एक सूत्र में पिरो करके चलना और परिवार को आगे बढ़ाना, ये मुझे लगता है कि शायद अभी जो हम अपने बच्चों को मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं उससे कम नहीं है। तो जो मेरा अपना मानना है कि जो महिलाएं घर को अच्छा चला सकती हैं, वो निश्चित किसी भी क्षेत्र में जाएंगी, उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें परिवार का सहयोग मिलेगा और समाज का सहयोग मिलेगा, तो निश्चित अपने अधिकारों को पहचानेंगी और जनता के बीच जो भी समस्या है उसे उस वरीय सदन में ले जाने का काम करेंगी और उस समस्या से जनता को निजात दिलाने का काम करेंगी। सिवान लोकसभा का चुनाव 2 महिलाओं के बीच मूल रूप से लड़ा जा रहा था। ऐसे तो त्रिकोणीय बनाने का भी प्रयास राजद के द्वारा किया गया। अब कहां तक राजद के लोग सफल हुए हैं ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जो आम लोगों में धारणा थी कि 2 महिलाओं के बीच चुनाव हो रहा है, एक निर्दलीय थी और एक दल के प्रत्याशी के रूप में थी, तो परिणाम का अगर हम आकलन करें, ऐसे तो परिणाम तय हो चुका है, वो अब ईवीएम में बंद हो चुका है, लेकिन हम अगर परिणाम की बात करें तो आप एनडीए की एक तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप लोग चुनाव जीत गई हैं या फिर चुनाव आपका फंसा हुआ है? नहीं, हाँ, चूंकि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि जनता ने पहले ही अपना आशीर्वाद दिखा दिया था और जनता का जो रुझान था वो स्पष्ट देख के समझ में आ रहा था। और खास करके सिवान की हम बात अगर करें तो आप हमेशा से देखे होंगे कि पूरे बिहार में सिवान का एक अलग ही समीकरण होता है और एक अलग ही सोच के साथ जनता वोट करती है। तो सिवान की जनता को सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि सिवान की जनता बहुत झेल चुकी है और पुनः उस स्थिति को दोबारा अपने बच्चों के लिए या आने वाले भविष्य को देना नहीं चाहती है। तो सिवान की जनता पहले से मूड बना चुकी थी। कुछ लोग थे जो दिग्भ्रमित कर रहे थे जनता को, लेकिन सिवान की जनता, चूंकि व्यवसायी वर्ग जो होता है वो सुबह से अपने व्यवसाय में रहता है और फिर शाम को अपने परिवार के साथ रहता है, वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है। तो वो उनके द्वारा तय था कि हमको कहाँ जाना है। अगर उनके बीच प्रत्याशी यहाँ कई दल से थे, निर्दलीय भी थे, उनके पास जाएंगे तो जनता अभी हम प्रतिनिधियों से और राजनीतिक दल के लोगों से ज़्यादा चालाक हो चुकी है। वो सबका स्वागत कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था जनता से मिलके कि वो कहाँ है, लेकिन जनता तय कर चुकी थी कि सिवान को हमें कहाँ ले जाना है, विकास की तरफ ले जाना है या विनाश की तरफ ले जाना है। और जहाँ तक आपने बात कहा कि 2 महिलाओं के बीच की बात है, तो मुझे लगता है कि ये सिवान के लिए गौरव की बात है कि सिवान की महिलाएं इस मुकाम पे आ रही हैं कि सबसे बड़ा सदन जो लोकसभा का जो सदन होता है, मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा सदन है। और इन दोनों महिलाओं के बीच में अगर ये लड़ाई चल रही थी तो ये सिवान की मातृशक्ति के लिए बड़े गौरव की बात है। यानी प्रधानमंत्री की जो महिला सशक्तिकरण की बात है वो सिवान में इस बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि ठीक है, अगर चर्चा भी चल रही है तो 2 महिलाओं के बीच चल रही है, 2 मातृशक्ति के बीच चल रही है, लेकिन जीत सुनिश्चित है। एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत सुनिश्चित है। अभी आप सुरक्षा की बात कर रही थी, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब हेना साहब और विजया लक्ष्मी जी को अगर सामने रखा जाए तो विजया लक्ष्मी जी के साथ जाकर के सिवान की जनता ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी अपने? अगर दोनों महिलाओं का जो पृष्ठभूमि है जी, उनको हटा दिया जाए जी,
तो मुझे लगता है कि दोनों महिलाएं न्यूट्रल हैं। जी उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है कि दोनों को हम दोषी ठहरा जी सकें। और ठीक है, वो किसी ना किसी की पत्नी है। जब महिलाओं का अपना कोई पहचान नहीं होता है तो किसी की बेटी के नाम से, किसी की पत्नी के नाम से ही उनकी पहचान होती है। लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो निश्चित वो अपना पहचान बनाती हैं। तो अभी दोनों महिलाएं कहीं स्थापित नहीं हुई हैं, इसलिए उनकी पहचान उनके पिछले जो भी उनके पूर्वज, उनके लोग रहे हैं, जी उनके बैकग्राउंड से लिया जा रहा है। लेकिन चूंकि मैं भी एक महिला हूँ, इसलिए मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलूँगी। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के नाते आपके क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं करना चाहूँगी। मैं एक जी न्यूट्रल सिवान की जनता के और उसमें भी महिला होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि दोनों महिलाएं अपने आप में काफ़ी सशक्त हैं। एक जो हमारे बीच थी, वो चूँकि उनको अनुभव है, 3 बार वो चुनाव लड़ चुकी थी। जी और दूसरी हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी थी, वो घरेलू महिला थी। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर चूँकि उन्होंने अपने परिवार को चलाया था और उन्होंने अपने घर में देखा था, चूँकि उनके भी पति जीरादेई के विधायक रह चुके थे, तो उन्होंने उस चीज़ को करीब से देखा था, महसूस किया था। तो निश्चित वो कहीं न कहीं अपने पति के सहयोग की होंगी, तब जाके उनके पति विधायक बन पाए होंगे, चाहे वो घर में करें या बाहर रह के करें। लेकिन कहीं न कहीं उनका भी योगदान होगा और वो इस चीज़ को बेहद करीब से देखी होंगी। तो निश्चित अगर उनको मौका मिलेगा तो सिवान को विकास के धारा में जोड़ेंगी और सिवान की जनता की जो बातें हैं वो सदन में निश्चित उठाएंगी। लेकिन मैं एक और इसके साथ आग्रह करूंगी, जी क्योंकि आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में महिलाओं को मिला, जिसकी उदाहरण जी मैं भी नगर परिषद में रह चुकी हूँ। और आप देखे होंगे यहाँ सिवान हमारे जिला परिषद के भी चेयरमैन जो हैं वो महिला हैं। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं मुखिया के रूप में, सरपंच के रूप में, नगर निकाय के सदस्य के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बड़ा ही दुख होता है कि उन महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। जब भी उन्हें कुछ समझने का या जानने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, तो उन्हें उनके जो भी घर के सदस्य होते हैं उन्हें सीखने नहीं देते, क्योंकि उन्हें अकेले छोड़ते नहीं हैं। उनके अधिकारों का वो हनन करते हैं, मैं कहूँगी हनन करते हैं। तो मैं ऐसे पुरुष वर्ग से कहना चाहूँगी कि अगर उनको मौका मिला है, सरकार ने आरक्षण दिया है और आपने उन्हें सहयोग किया है और वो जीत करके आई हैं, तो उन्हें अकेला छोड़िए, उन्हें सहयोग कीजिए, ना कि उनके अधिकारों का हनन कीजिए। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें हुई सिवान के इस चुनाव को लेकर के और आपने अपने अनुभव को साझा किया। सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे आपकी उस उपलब्धि के विषय में जो शायद आपके जीवन की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। सिवान के महिलाओं के लिए भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वह उपलब्धि थी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जनसभा का संचालन करने का। जब आपको यह सूचना मिले कि आप प्रधानमंत्री जी के जनसभा का संचालन करने वाली हैं, जिसे देश ही नहीं विदेश में भी देखा जाना है और लाखों की भीड़ इकट्ठा होने वाली है, तो आपने कैसा महसूस किया? चूंकि उस दिन असम के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे गांधी मैदान में, उनका जनसभा के बाद हम लोग को सूचना मिली थी कि हमारे संगठन मंत्री बिहार के भिखू भाई दलसानिया जी का आगमन होना है। उनके साथ हम लोग का बैठक होना सुनिश्चित था। हम लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुँचे। बैठक समाप्त होने के बाद हम लोग का कुछ प्रभारी आए हुए थे पटना से लोकसभा के निमित्त। उनके साथ फिर से हम लोग का कुछ बैठक था, कुछ सदस्यों का। हम लोग बैठे हुए थे। बैठक के बाद उन्होंने अचानक कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का संचालन आपको करना है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा मंच वो होगा या था जी। और इतने बड़े मंच का और मेरे सामने बोला जा रहा था कि आपको संचालन करना है, तो कुछ पल के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने सडनली कहा कि चलिए आप माइक के पास और कुछ बोलिए। तो अचानक से मैं जब वहाँ गई तो थोड़ी घबराहट तो हो रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ में और ये होना चाहिए। तो फिर मैंने तिबारा वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया। उन्होंने शायद वीडियो बनाया जिसको शायद पीएमओ ऑफिस भेजना होता है जी। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ से अगर अप्रूवल आ जाएगा तो फिर आप करेंगे।
फिर उन लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि आप ही करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास, चूंकि मैं अपने घर में भी किसी सदस्य को नहीं बताई थी, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में किसी और से कराया जाए तो मैं हादसे के पात्र न बनूं। जी। लेकिन सच में शायद मैं अपने जीवन में प्रतिनिधि अलग अलग पदों पे बन जाऊं, लेकिन शायद ये संभव नहीं हो पाता कि देश के वो भी विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच का संचालन का अवसर प्राप्त हो, ये शायद संभव नहीं है। तो मेरे जीवन के लिए सच में वो क्षण इतिहास है। बहुत बहुत बधाई आपको सिवान डायलॉग की ओर से, परमार मीडिया की ओर से, सिवान की समस्त जनता विशेषकर महिलाओं की ओर से जी, कि आपको ये सौभाग्य मिला। यह सौभाग्य सिवान के सभी महिलाओं का सौभाग्य है। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन इस निमित्त है जिस निमित्त हम बात कर रहे हैं। जी, जब आप, दो बातें हैं, मेरे प्रश्न का दो पार्ट है। जब आप संचालन कर रही थी जी, और अचानक प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जी, क्योंकि कार्यक्रम का संचालन तो पहले से चल रहा था, प्रधानमंत्री जी मंच पर आते हैं, उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थी? जिस समय आप संचालन कर रही हैं, आप बता रही हैं लोगों को प्रधानमंत्री जी आ गए, और जब प्रधानमंत्री जी आए तो उस समय आप अपने को कैसा महसूस कर रही थी? बिल्कुल, मुझे मतलब लग रहा था कि शायद ये पल मैं जो देख रही हूँ सच में वो सच में मेरे सामने हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, और शायद ये सही है या नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। सच में वो मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण था, और शायद मैं आज यहाँ हूँ इसके लिए मैं आप सबके बीच बताना चाहूँगी, और मैं अपील भी करना चाहूँगी, आग्रह भी करना चाहूँगी कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार के सदस्यों का योगदान है। मेरे ससुर जी थे, अभी तो नहीं रहे, उनका काफ़ी योगदान रहा है। जब मैं राजनीतिक जीवन शुरू की उस समय मेरा बड़ा बेटा जो था शायद 1 साल का था, वो मेरे बच्चों को संभालने से लेकर स्कूल भेजना सब कुछ करते थे, और हमसे अगर कोई मिलने आया तो कभी मेरे घर के सदस्य ऐसा वो नहीं किए कि मेरे जगह वो उनको संतुष्ट कर लिए, बात कर लिए और उनको भेजे। वो चाहते तो कर भी सकते थे, वो लोग भी बात करके उनके काम को वो कर सकते थे। लेकिन मैं शायद किचन में भी रहती थी, हाथ में अगर आटा या कुछ लगा रहता था तो मेरे ससुर जी आते थे और मुझसे आग्रह करते थे कि अनु जाओ ना, तुमसे कोई मिलने आए हैं, जाओ ना तुम मिल लो। तो मैं कभी कभी कहती, पापा जी बोलिए ना थोड़ी देर बाद आने के लिए, मैं बाद में मिल लूंगी, अभी देख रहे हैं ना रोटी बना रही हूँ। तो नहीं, तुम जाओ ना, मैं उसको उलट देती हूँ, मैं उसको उलट देता हूँ, मैं उसको फुला देता हूँ। तो मैं आग्रह करूंगी अपने सभी अभिभावकों से कि अगर आपके घर में कोई बेटी बहन अगर आगे बढ़ रही है तो आप भी ऐसे सहयोग करें। अंत में बस एक बात, मैंने जो पहले कहा कि मेरे प्रश्न का दो पार्ट है, मतलब मंच पर या मंच से नीचे जी, संचालन के अलावा जी, मतलब प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई क्या? जी नहीं, क्योंकि मुझे संचालन की जिम्मेदारी मिली थी और उसके बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी नीचे शायद कुछ जलपान वगैरह लेने चले गए। तो मेरी एक आदत है कि मुझे जो आप ड्यूटी देंगे बस मैं वही करूंगी, उससे ज़्यादा मैं खुद से वो धक्का मुक्की वाली जो स्थिति है मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ, और मैं काफ़ी अनुशासन में रहना पसंद करती हूँ। चलिए, परमार मीडिया के यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए आपको भी बहुत बहुत आभार कि आपने, और हमारी शुभकामना होगी कि आप प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के उस हर कसौटी पर खरी उतरें, सिवान के लिए एक आदर्श बने। मित्रों, अभी आप अनुराधा गुप्ता जी को सुन रहे थे और परमार मीडिया के साथ उनकी सीधी बातचीत सुन रहे थे, देख भी रहे थे आप। आपको यह हमारी बातचीत कैसी लगी, और निश्चित रूप से आप कमेंट करके आप बताइए। और चुनाव को लेकर के या अन्य विषयों को लेकर के हम समय समय पर और सारे वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, जय भारत।